नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से जो हमारा डिस्कशन होगा इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, विस्तार से इतिहास जानेंगे, वर्तमान की स्थिति जानेंगे और कई सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं निर्वाचन आयोग। चलिए देखते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक सा स्ट्रक्चर समझते हैं निर्वाचन आयोग का यानी इलेक्शन कमीशन का, कि एक्चुअली में ये लिखा कहाँ है, क्या ये संवैधानिक है या सांविधिक है, जो भी है इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखो हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा की गई। अगर अब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका कि अब जवाब मिल जाएगा, सांविधिक है, ये संवैधानिक है या वैधानिक है, ये कैसी है, ये गैर सरकारी है, आप सबको समझ में आए। सीधी सी बात है, जो चीजें हमारे संविधान में लिखी हैं, जो संविधान में वर्णित हैं, जिनका लिए अपना एक आर्टिकल है, अपना एक भाग है, उन सब चीजों का है वो संवैधानिक है। कैसी है? संवैधानिक। तो ये निर्वाचन आयोग कैसी है? संस्था या एक संवैधानिक संस्था है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये स्वतंत्र निकाय है, यानी पे निर्वाचन आयोग पे ना सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट का कोई हस्तक्षेप हो सकता है, ना कोई किसका हो सकता है भैया, न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है। ये अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र आर्टिकल है, यह अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र क्या है, संस्था है। तो ये तो है निर्वाचन आयोग। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, थोड़ी और चर्चा करते हैं। तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी निर्वाचन आयोग की? जाहिर सी बात है, किसी देश को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, और हमें पता है कि हमारे यहाँ पे कैसी है, संघीय व्यवस्था है, यानी फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है। इन सब चीजों को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता थी। तो सरकार को कैसे चुना जाए? जब चुना जाएगा तो यानी इलेक्शन होगा तो किसी संस्था के द्वारा होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो आइए देखते हैं। वक्त है 25 जनवरी 1950 को, जब भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, यानी 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। अब स्थापना होती है तो बात करते हैं इसी दिन को, हम स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराता हूं। इसी दिन को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है भैया? 25 जनवरी को। हाँ, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, इतनी बात समझ में। यानी 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, स्थापना की गई तो बात करते हैं जब प्रारंभ में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई तो उस समय यह एक सदस्यीय कैसी थी, एक सदस्यीय संस्था थी, यानी सिर्फ एक सदस्य इसमें थे और ये अपना कार्य चल रहा था। फिर आगे चलते आगे चल के वर्ष 1989 में क्या होता है, 1989 में क्या होता है, पहली बार इसमें 2 और अन्य सदस्यों को जोड़ दिया गया। तो कब जोड़ा गया? 1+2 हो गया, यानी अब ये कैसी संस्था होगी, बहुसदस्यीय। कैसी होगी? बहुसदस्यीय संस्था होगी 1989 में। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत समय तक ना चल पाई और अगले ही साल 1990 में ही फिर से पुनः एक सदस्य हो चुकी थी। यानी यहाँ पे थोड़ा सा देखो, पुनः एक सदस्य हो चुकी। देखो हम ये वाली हेडिंग जो है इन्हीं सब चीजों को चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देंगे। पुनः एक सदस्य होगी। ठीक है, पुनः एक सदस्य, यानी कि जब हमारा निर्वाचन आयोग कब बन के तैयार हुआ भैया? 25 जनवरी 1950 को स्टार्ट बन के तैयार हुआ और इसी दिन से मतलब चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं जब निर्वाचन आयोग चला तो प्रारंभ में क्या था, ये प्रारंभ में क्या था, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय संस्था थी। चलता रहा और वर्ष 1989 में क्या, 1989 में क्या हुआ, इसमें 2 अन्य सदस्यों को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि एक सदस्य से पूरे देश की कार्यभार नहीं संभाला जा सकता था। अब बात करते हैं कार्य क्या क्या है निर्वाचन आयोग। पहले समझ लो ये कार्य। ठीक है, कार्य को समझो तो समझ में आएगा।
जो हमारे यहाँ पे निर्वाचन आयोग है इसका कार्य क्या है, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान मंडल, यानी विधान मंडल के जितने भी इलेक्शन होते हैं वो क्या कराता है, वो कौन कराता है, हमारा भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। ध्यान से सुनना, भारत का निर्वाचन आयोग अलग है भैया, स्टेट का निर्वाचन आयोग अलग है। लेकिन खासियत का है, एक कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट बनता है कि जो राज्य के इलेक्शन होते हैं, राज्य में जैसे विधानमंडल के हो गए ना, विधानमंडल यानी विधानमंडल का जो इलेक्शन होता है कौन कराता है, तो राज्य में जो विधानमंडल का इलेक्शन होता है वो कौन कराता है, वो कौन कराता है, भारत का इलेक्शन कमीशन कराता है। अगर भारत का इलेक्शन कमीशन राज्य के विधानमंडल का कार्य कराता है तो जो स्टेट में इलेक्शन कमीशन है वो कौन इलेक्शन कराते हैं, तो वो इलेक्शन कराते हैं जैसे तुम्हारा नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गई, यानी प्रधान वाला, पार्षद वाला, ये सारे इलेक्शन जो होते हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, इनके बारे में समझाएंगे। फिलहाल अभी समझो कि जो निर्वाचन आयोग है या इलेक्शन कमीशन है जिसकी चर्चा आर्टिकल 324 में की गई है, ये किसका कार्य, कौन सा है इसका कार्य, तो इसका कार्य ही है लोकसभा के इलेक्शन कराना, राज्यसभा के इलेक्शन कराना तथा राष्ट्रपति, तो लिखना भूल गए मालिक, यहाँ पे प्रेज का भी PR, ये राष्ट्रपति का भी इलेक्शन कराते हैं भाई, ये राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल का इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया कि जो स्टेट वाला इलेक्शन होता है, यानी जो राज्य में इलेक्शन होता है, जो स्टेट कमीशन होता है निर्वाचन आयोग का, वो क्या कराता है, तो भैया वो क्या कराता है, वो जैसे नगर पालिका के इलेक्शन हो गए वो कराएगा, ग्राम पंचायत के हो गए वो कराएगा, BDC के हो गए वो कराएगा, पंची के हो गए वो कराएगा। तो तुम सब लोग इनसे बखूबी बहुत तरीके से हो। ठीक है, चलिए ये तो था इसकी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फिर से पुनः यहाँ आ जाओ। हमने कहा ये प्रारंभ में एक सदस्यीय संस्था थी। अब एक सदस्यीय संस्था जब ये प्रारंभ में थी तो वर्तमान में चलता चलता क्या हो रहा था, आगे चल के आए तो जब देखो 1989 में, क्योंकि ये इतने सारे इलेक्शन करा रहा था, एक आदमी तो इतने सारे इलेक्शन को लीड कर नहीं सकता, इसलिए ये हुआ कि इसमें 2 और लोगों को जोड़ा जाए, तो 2 अन्य सदस्य हो गए। तो अब वर्तमान में जो स्थिति है, फिर मैंने बताया ना 1989 में 2 हो गए, फिर पुनः 1990 में क्या हुआ, एक इसको घटाकर 1 सदस्य कर दिया गया। फिर उसके बाद 1993 में क्या होता है, पुनः इसको 2 बहुसदस्यीय कर दिया जाता है, पुनः इसको 1993 बहुसदस्यीय कर दिया जाता है, जिसमें कुल 1+2 सदस्य, यानी अब 3 सदस्य है वर्तमान समय। और यही प्रक्रिया अब तक चलती आ रही। देखो मैं सीधी सी कहानी सुनाऊं तुमको, तो मैंने कहा जब इलेक्शन कमीशन बनके तैयार हुआ तो इसमें कितने सदस्य थे, 1 सदस्यीय संस्था थी। 1989 में आवश्यकता अनुसार इसमें 2 सदस्यों को और ऐड कर दिया गया, परंतु फिर 1990 में दोनों को हटाकर सिर्फ 1 सदस्य बचाई गई। फिर 1993 में पुनः इसमें 2 और लोगों को ऐड कर दिया गया। इसलिए वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग जो है बहु सदस्यीय संस्था है, 1+2 चलता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग होते, 2 उसमें निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं। उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चलिए बात करते हैं, संरचना भी होगी, क्या है ये भी होगी। शक्ति की बात करें तो देखो जो निर्वाचन आयोग है, जो इसके सदस्य होते हैं, इसकी जो पावर होती है वो सेम किसके अंतर्गत आती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके अनुसार इसकी पावर होती है, उन्हीं के अनुसार उनके वेतन होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनके भत्ते होते हैं, और उनको हटाने की भी प्रक्रिया उन्हीं के अनुसार होती है। यानी कि कैसा समझना है, ध्यान से सुनना, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा है ना 33 वाला स्ट्रक्चर चल रहा है, 33+1 चल रहा है, तो जो ये 33 की पावर है वही यहाँ पे निर्वाचन आयोग के लोगों की पावर है, वही इनके वेतन होंगे, वही भत्ते होंगे, और उनके हटाने की भी प्रक्रिया वही होगी जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजों की हटाने की प्रक्रिया होती। और ये सब चीजें मैंने पहले ही जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो मैंने क्लियर किया था। डाउट फिर से देख लेना, अगर जिनके डाउट है वो फिर से देख लेंगे। तो देखो क्या है, बता दिया निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, मतलब वो भी है। संरचना कैसे हुई मैंने बताया कि प्रारंभ में संरचना कैसे हुई, भाग 15 के अंतर्गत 324 से 329 तक के अंतर्गत आई। एक संवैधानिक निकाय है या एक स्वतंत्र निकाय है, एक क्या है, स्वतंत्र निकाय है जिसमें मतलब
जिसमें न्यायपालिका का और पार्लियामेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करें, अगर शक्ति की बात करें, तो मैंने बताया जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों की पावर होती है उसी तरीके से इनकी भी जज की पावर होती है। इसमें बातों वेतन एवं भत्ता हटाने की प्रक्रिया सेम उसी तरीके से होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह। उसके बाद कह दूं कि अगर ये कैसी संस्था है, तो भैया ये बहुसदस्यीय संस्था है, क्योंकि वर्तमान में इस समय 1+2 का स्ट्रक्चर चल रहा है। इस जब स्टार्टिंग में एक सदस्यीय संस्था थी, 1989 में इसमें 2 सदस्यों को जोड़ा गया, परंतु 1990 में फिर से हटा लिया गया, फिर एक बचे। उसके बाद 1993 में फिर से 2 सदस्यों को जोड़ा गया, जो वर्तमान में वो इसी प्रक्रिया में चलती आ रही है। ये तो था आपका भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में। अगर थोड़ी सी और चर्चा करें, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनके कैसे कैसे कार्य हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा भैया। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहां पे समझिए, इनका जो कार्यकाल होता है भैया, कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ध्यान देना, कंफ्यूजन, या 65 वर्ष। देखो कंफ्यूजन क्यों होगी, क्योंकि मेनली सारी चीजों का लोगों को क्या होता है, 5 वर्ष चलता रहता है। तो हमारे माइंडसेट में चलता है 5 वर्ष। बट बच्चा लोगों, भाई लोगों, एकदम बहन लोगों, एकदम ध्यान देना तगड़े से कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष ऑब्लिक 65 वर्ष। किसी की उम्र मान लो 56 वर्ष है और उसको ज्वाइनिंग मिल गई कहा, निर्वाचन आयोग के रूप में। तो ये देखो सबसे खास बात क्या होती है, जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है वही निर्वाचन आयोग में शामिल हो सकता है। यानी तो जो निर्वाचन आयोग में जो व्यक्ति शामिल होता है वो किस रैंक का होना चाहिए, आईएएस रैंक का। एक अंदर से अलग ही फीलिंग आती है ना, इमोशंस जुड़े होते हैं ना, इस वर्ड से इमोशंस जुड़े हैं, एकदम मतलब फील करते हैं कि हम ही बैठे हैं आज। ठीक है, तो एक आईएएस अधिकारी रैंक का होता है व्यक्ति, जो निर्वाचन आयोग का मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग का मुख्य सदस्य बन सकता है या निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। वो आईएएस रैंक का होता है। मान लो 56 की एज में उसने ज्वाइन किया, तो उसको 6 साल ऐड कर दो, 62 में वो रिटायर हो जाएगा। अच्छा, जब एक बार वो ज्वाइन कर लेगा तो दोबारा वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। हाँ, दोबारा तो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन शर्त यह भी है कि वो ऐसा कहीं रोका नहीं गया, यानी भारत सरकार ने कहीं रोका नहीं कि वो कहीं अन्य जगह कार्य नहीं कर सकता है। हाँ, वो उसकी इच्छा है तो कहीं अन्य जगह कार्य कर सकता है, ये भारत सरकार ने रोका नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो मान लो, या तो फिर मान लो किसी व्यक्ति का दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, किसी व्यक्ति ने मान लो 62 की उम्र में ज्वाइन किया। अब क्या हुआ, उसकी तो कार्यकाल 6 वर्ष तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उम्र तो 65 पहले होगी, तो वो सिर्फ 3 साल ही कार्य करेगा। या तो उसकी उम्र पूरी हो जाए या तो फिर उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। ये समझ में आया, 6 साल ऑब्लिक 65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं इलेक्शन कमीशन के जो मुख्यतः कार्य हैं। जैसे कि वयस्क मताधिकार पे ही लोगों को क्या कराएंगे, वोट कराएंगे, यानी 18 ही होनी चाहिए। 21 से घटा के 18 किया था ये जानते हैं, लेकिन 18 ही होनी चाहिए तभी मताधिकार होगा। या कैसे कैसे निर्वाचन आयोग जो होता है नामावली तैयार करता है, इन सब के बारे में एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। चलिए आगे देखते हैं चार्ट के माध्यम। ठीक, आइए देखते हैं। आइए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं और जो उनके कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं शक्तियों कार्य की बात करें तो जो परसीमन आयोग के आधार पर, ध्यान से सुनना बेटा, जो परसीमन आयोग के आधार पर समस्त भारत में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, यानी कि इस पॉइंट का मतलब समझो, जो परसीमन आयोग है उसके आधार पर समस्त भारत क्षेत्र में, यानी जितना भी भूभाग है, समस्त भारत के भूभाग पे निर्वाचन का निर्धारण करना, यानी कहां कहां पर निर्वाचन क्षेत्र लगता है, यानी कहां कहां पे वोटिंग होती, कहां कहां पे लोग मतदान करने का अधिकार है। ये किस आधार पे होता है, परसीमन आयोग के आधार पे। तो सीधी सी बात, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस आयोग के कमीशन के आधार पर, यानी किस कमीशन के आधार पर भारत में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण होता है, तो परसीमन आयोग के आधार पर। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, यूपीपीसीएस पूछ सकता है, आरओ पूछ सकता है। यूपीएससी पूछेगा थोड़ा और घुमा देगा, 2-4 स्टेटमेंट और जोड़ देगा। बाकी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए फेवरेट क्वेश्चन है।
मजा आती है इनमें पूछने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इसी में कार्य है निर्वाचन आयोग का कार्य और क्या, नामावली तैयार करना, निर्वाचन नामावली जिसमें तुम्हारा नाम होता, देखा होगा ना मोदी जी का जब इलेक्शन आता है नाम ढूंढते हो, वोटिंग आई कि नहीं आई, वही वाला कार्य ये करता है। उसके बाद निर्वाचन तिथि तैयार करता है, किस जिले में, किस क्षेत्र में कब वोटिंग होगी, और समय सारणी किस समय से किस समय तक होगी, ये सब कौन कार्य करता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता प्रदान करते हैं कि ये राजनीतिक दल है, ये राज्य के, ये राजनीतिक दल है, ये राष्ट्रीय दल है, इन सबको उनको क्या होता है, मान्यता प्राप्त। अच्छा, राष्ट्रीय दल का दर्जा कब दिया जाता है, इसको मैंने पढ़ा दिया है, याद करो, जब मैं पॉलिटी स्टार्टिंग ही क्लास पढ़ा रहा था तभी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उनका चुनाव चिन्ह प्रदान करना तथा विवादों को समाप्त करना। अभी चलो महाराष्ट्र भाग, चलो तुरंत भागो महाराष्ट्र। जैसे ही महाराष्ट्र में भागोगे देखोगे शिवसेना में का उथल पटल चले, यानी कि जो शिवसेना के पहले जो प्रमुख थे, वर्तमान में जो शिवसेना से प्रमुख हैं, उन सबके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। तो क्या हुआ, ठाकरे साहब की जो पहली थी उसको हटा के दूसरे को दे दी गई, यानी शिवसेना वाली जो कहानी है, ऐसी कुछ कहानियां जो होती हैं मान लो उनको समाधान देता है, कौन करता है, विवाद को समाप्त करता है। और ये कैसे कार्य करता है, एक न्यायपालिका की तरह ही कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, एक न्यायपालिका की तरह कार्य करता है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि निर्वाचन आयोग किन स्थितियों में एक न्यायपालिका की तरह कार्य करता है, तो उठाओ, विवाद उठा दो, रख दो, उठा के बता देना। ठीक है, यानी विवाद को समाप्त करना। उसके बाद आचार संहिता निर्मित करना, यानी किस क्षेत्र में आचार संहिता कब से कब लागू रहेगी, ये सब कौन कार्य करता है, निर्वाचन आयोग का कार्य है, यही शक्तियां हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को सलाह देना, ये उसके पास ये शक्ति है, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले, यानी जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य में एक वर्ष पश्चात निर्वाचन कराया जाए या ना कराया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी, ये भारत के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। मान लो उत्तर प्रदेश में कल से राष्ट्रपति शासन लग जाए, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए, अब एक वर्ष पश्चात निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे अभी इस राज्य की हालात सुधरे हैं या नहीं, हाँ यहाँ पे इलेक्शन हो सकता है सही सलामत या नहीं हो सकता, ये सब किसके कार्य की जिम्मेदारी है, सब किसकी है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो मैंने बताया निर्वाचन आयोग कैसी एक बहुसदस्यीय संस्था है, एक बहुसदस्यीय संस्था है। प्रारंभ में जो ये थी कैसी थी भैया, प्रारंभ में एक सदस्य थी, बताया 1989 पे 2 बहुसदस्यीय, फिर 1990 में पुनः एक सदस्य हो गई, फिर 1993 में हो गई। इसका जो संविधान में वर्णन है भाग 15 के अंतर्गत 324 से 329 तक है। हालांकि 329 का तक था, का हटा दिया गया, निराशित कर दिया गया। उसके बाद ये सब कुछ है, ये कैसी व्यवस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, एक स्वतंत्र कार्यकारी संस्था है। ठीक है, इसका ना इसका ना न्यायपालिका से ना पार्लियामेंट किसी से हस्तक्षेप नहीं है, ये बिल्कुल आज़ाद है। यही था आपका क्या था, भारत निर्वाचन आयोग। उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ऐसा ही प्यार बढ़ाए रखें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।